बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 20 मई पाकिस्तान में बुध की रात आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 172। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। काफ़ी सारी खबरें हैं लेकिन एक ज़रूरी ऐलान। इस व्लॉग के आखिर पर हमने एक खबर कवर करनी है। अगर आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ बैठे हों तो उस खबर को हरगिज़ मत उनके साथ बैठकर देखिए, क्योंकि बहुत ही गंदा किस्म का उसके अंदर मटेरियल है। करनी ज़रूरी है क्योंकि आपको दिखाना है कि आपके टैक्स के पैसे के साथ इस वक्त क्या किया जा रहा है, उसके साथ कैसी फहाशी की जा रही है और किस किस्म की बेशर्मी की जा रही है। खबर कवर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें टैक्स पेयर का पैसा इन्वॉल्व है। आखिर पर जब ये खबर आपके सामने रखने लगेंगे तो आपको एक दफ़ा फिर मुत्तला करूँगा कि आप अगर फैमिली और बच्चों के साथ होंगे तो वहाँ पर व्लॉग को बंद कर दीजिएगा। अब आते हैं आज की पहली खबर की तरफ, और पहली खबर है केपी हाउस से, जहाँ पर आज सुहेल अफरीदी और इमरान खान की बहनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह वही थी जो कल सब कुछ अडयाला जेल के सामने हुआ। आप सबको पता है कि किस तरीके से मारपीट की गई, वर्कर्स को सीधी रबर की गोलियां भी मारी गईं जिससे एक वर्कर ज़ख्मी भी हुआ। उसको भी पेश किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और जाहिर है बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बार फिर जैसे आपने सुहेल अफरीदी को चंद महीने पहले गुस्से में गरजते बरसते सुना था, आज फिर वो गरजे और बरसे, दुरुस्त गरजे और बरसे, क्योंकि जो कुछ कल वर्कर्स के साथ वहाँ किया गया वो गलत था। ना ही इमरान खान की बहनों की मुलाकात करवाई गई और ना ही बुशा बीबी की फैमिली की मुलाकात करवाई गई। आज बहनों ने भी यही कहा कि वो लड़ेंगी, खड़ी रहेंगी, अपने भाई के लिए हक मांगेंगी, उनके इलाज मुआवजे का भी और उनकी आज़ादी का भी। तो एक तरफ ये सूरत हाल थी और दूसरी तरफ एक और वहाँ पर सानहा हुआ, मैं कहूँगा, या इवेंट हुआ जो कि बहुत ही अफसोसनाक था। नादिया खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की देरीना वर्कर हैं। हर जगह पर आप उन्हें देखते हैं। अभी जब वीडियो में आप उन्हें देखेंगे तो आप उन्हें पहचान जाएंगे। कहीं पे भी जेल के सामने एक्टिविटी हो, अडयाला के सामने हो, अगर 3 लोग भी हों तो उनमें एक नादिया खटक ज़रूर होती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा दिन भी हो कि जहाँ 3-4 लोग भी किसी जगह पहुँचे हों तो उनमें नादिया खटक ज़रूर होती हैं। चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर मुझे नादिया खटक के साथ पाला पड़ता था। बहुत ज़िद्दी भी हैं वो, जिस जगह पे वो खड़ा होना चाहें वहाँ से वो हटती भी नहीं है। आप सिक्योरिटी वजूहात की वजह से उन्हें बताएं या किसी और वजह से, इस जगह पर तो ज़ाहिर है वो सिक्योरिटी की वजूहात नहीं। मैं जब खान साहब से रिलेटेड इश्यूज़ होते थे तो उससे रिलेटेड बता रहा हूँ, तो वो ज़िद की बड़ी पक्की हैं। लेकिन सभी उनका एहतराम इसलिए करते हैं कि वो बड़ी पुरानी वर्कर हैं और हर जगह पर पहुँचती हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी वो अलीमा खानम साहबा की कुर्सी के पीछे खड़ी थी। फिर हमारे अपने ही एक जूनियर दोस्त फ़तेहुल्लाह बरकी जो कि वकील हैं और आईएलएफ में भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी वर्कर हैं, उन्होंने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से धक्के दिए। मीन वो जो फिज़िकल मैन हैंडलिंग जिसे आप कह सकते हैं वो होती हुई वहाँ दिखाई दी। इस पर मैं हैरान हूँ कि मेरे ख्याल में तो जो वहाँ पर लीडर्स थे, पार्टी के अकाबरीन थे, उनको ज़ाहिर है ये सब कुछ नज़र आ रहा था और उन्हें फौरी तौर पर इसमें इंटरवीन करना चाहिए था, रोकना चाहिए था। और ज़ाहिर है पीछे शोर शराबा भी हो रहा था, वो रिएक्ट भी कर रही थी, फिर वो रो भी रही थी और उनको वहाँ से धकेल दिया गया। ये भी एक मर्ज़ है और मर्ज़ ये है कि आपने तस्वीर के अंदर ज़रूर आना है, क्योंकि इमरान खान साहब एक स्टार थे, क्रिकेटिंग स्टार थे, तो शुरू दिन से उनकी तस्वीर, उनकी झलक जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल होती है या बहुत दूर तक जाती है। उस वजह से पार्टी के अंदर एक अमूमी ये तासुर बन गया कि जो पीछे खड़ा होगा वो भी एकदम से अहम हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, उसकी अहमियत बढ़ जाएगी। तो उनको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीडर के सामने, लीडर के साथ या पीछे खड़े हो जाएं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे। तो ये कोई सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ये एक अमूमी रवैया है। लेकिन उस अमूमी रवैये के ऊपर जो कुछ आज नादिया खटक साहबा के साथ किया गया, एक तो वो औरत हैं, फिज़िकली हाँ चलें, आप वर्बली उनसे बात कर लेते कि आप यहाँ से हट जाएं, मैंने खड़े होना है, वट मुझे नहीं पता रीज़न क्या है। ये भी हो सकता है कि किसी ने कहा हो कि उनको यहाँ पर नहीं खड़े करना है, चीफ मिनिस्टर साहब की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा होगा, मैं जस्ट एक अज्यूम कर रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा या नहीं कहा या किसी और ने कहा, तो वर्बली बात कर ली जाती। इस तरीके से उन्हें वहाँ से धक्कम पेल करके आप देख सकते हैं वीडियो में कि फिज़िकली उन्हें वहाँ से रिमूव किया गया। उसके बाद वो रोती रहीं। रिपोर्टर्स ने जब उनसे सवाल पूछे कि ये सब कुछ क्या हुआ है तो उस पर उन्होंने यही कहा कि ख़वातीन का एहतराम करना चाहिए, आज सब ने देख लिया मुझे जिस तरीके से वहाँ से धक्के दिए गए। तो इसकी मैं मजम्मत करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ पार्टी के जितने भी जूनियर अकाबरीन हैं
कि सब्र का दामन हाथ में रखा करें। किसी न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मौका मिल ही जाएगा मुंडी अपनी रखने का, अपना चेहरा, अपना सर जो है वो कैमरे के अंदर रखने का, और उसके लिए ज़रूर कोशिश कीजिए। आई अंडरस्टैंड कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट उसमें कोई लिहाज, कोई फिर ज़ाब्ता रखते हैं, किसी जगह पर जाके रुक जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया जो कुछ आज आपको बताया कि आज केपी हाउस के अंदर एक बड़ी ही गरजदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और अच्छा किया कि ये सारा मामला जो है अवाम के सामने रखा गया। अगली खबर जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट है। खबर यह है कि मोमना इकबाल एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट, अदाकारा, और बहुत ही पॉपुलर अदाकारा हैं। बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल है कि आज जब हम उनकी रिसर्च कर रहे थे उनके टॉपिक के ऊपर, तो पता चला कि मैं क्योंकि ड्रामास कम देखता हूं, लेकिन पता चला कि पाकिस्तानी ड्रामास में एक मंजी हुई अदाकारा है। और फिर अब जब हमारी टीम रिसर्च करती है तो होलिस्टिक हर साइड की रिसर्च करते हैं, तो ये भी पता चला कि वो उतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में भी नहीं आती, मतलब अपने काम से काम रखती हैं, प्रोफेशनल अदाकारा हैं। उनके कोई उस तरीके के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स या स्कैंडल्स, उस तरह की चीज़ें भी रिसर्च में सामने नहीं आई। मतलब कि एक वो प्रोफेशनल अदाकारा हैं जो अपने काम से काम रखती हैं। उन्होंने एक पोस्ट की, और पोस्ट उन्होंने ये की कि PMLN का एक MPA उनको हरास कर रहा है, और उनको लगातार फ़ोन पर, सोशल मीडिया पर हरासमेंट हो रही है, और फिज़िकली भी हरासमेंट हो रही है। और मुतअद्दिद बार उनकी पार्टी के लोगों को शिकायत करने के बावजूद, NCCIA को जो नेफे में पिस्तौल चला देते हैं उनको कंप्लेन करने के बावजूद, और तमाम हर जगह पर, हर फोरम पर कंप्लेन करने के बावजूद वो हरासमेंट नहीं रुक रही, और उनकी ज़िंदगी को अजाब बना दिया इस शख्स ने। उन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन जाहिर है उसके बाद जर्नलिस्टों ने अपना काम शुरू किया। मोहम्मद उमैर और दूसरे तमाम जर्नलिस्टों ने फिर अनकवर किया इस सारी स्टोरी को, और उन्होंने कहा कि ये साकिब चद्दर नामी एक MP हैं, मरीम नवाज़ के बहुत करीब हैं। आजकल उन्हें भरपूर सिक्योरिटी भी फ्राहम की गई है पंजाब पुलिस की तरफ से। जाहिर है मरीम नवाज़ साहबा की डायरेक्शंस पर, वज़ीर तो नहीं है लेकिन वज़ीर के बगैर इतनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वगैरह उनको जो दिया जा रहा है वो मरीम नवाज़ की जाहिर है डायरेक्शन पर ही दिया जा रहा होगा। और अब ये भी समझ आ गई कि क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि वो क्वालिफाई करते हैं, उन तमाम चीज़ों में वो क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर अभी मोमना इकबाल साहबा की जो दुहाई है उसको सुने तो अंदाज़ा होता है कि वो क्वालिफाई वाकई कर रहे हैं। अभी ये सब कुछ हुआ क्या है, ये तो एक मामला है कि साकिब चद्दर जो हैं वो मोमिना इकबाल को उनके बकौल या सहाफ़ियों के बकौल हरास कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने कंप्लेन की। और बजाय इसके कि NCCIA या चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस भी इसमें इन्वॉल्व है। मोमिना इकबाल ने कहा इस हद तक कि उनके जो करीबी लोग हैं, मीन डायरेक्टली मरियम तो नहीं, लेकिन मरियम के जो करीबी लोग हैं, वो बजाय मोमना इकबाल की मदद करने की, वो भी इसमें इंटरवीन कर रहे हैं साकिब चद्दर को बेनिफिट देने के लिए और मोमना इकबाल को मज़ीद दबाने के लिए। अब जाहिर है उन्होंने फ़ोन शोन चेंज किए होंगे, इन्होंने फिर अपने असर रसूख से फ़ोन नंबर हासिल कर लिए होंगे, सोशल मीडिया पे मैसेजेस करते होंगे, उनका पीछा करते होंगे, तो उनके लिए इन्होंने ज़िंदगी वहाँ पर अजाब कर दी है, तंग कर दी है, जिसके बाद आखिरकार ये आसान नहीं होता किसी भी एक्टर के लिए। पिछले दिनों आपने देखा कि मेरी और वसीम अब्बास साहब की एक दूसरे के साथ, मतलब उन्होंने कुछ बयानात दिए, उस पर मैंने तज्जिया किया, फिर उन्होंने वापस बयान दिया, फिर मैंने, तो इस सारे प्रोसेस में यकीन कीजिए आपको नहीं लगता होगा, लेकिन मैं बहुत एहतियात के साथ वापस उनसे बात कर रहा था, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनको क्योंकि ज़्यादातर प्यार ही मिलता है। जो पॉलिटिशियन होते हैं या अब तो जनरल हजरात भी इसी कैटेगरी में आ गए क्योंकि वो पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, लेकिन अमूमी तौर पर मीडिया के लोग और पॉलिटिशियन ये थोड़े थिक स्किन होते हैं, क्योंकि अगर आधे लोग प्यार करने वाले हैं तो आधे लोग नफरत करने वाले भी होते हैं। कुछ आपको बहुत अच्छा कहेंगे तो कुछ आपको बहुत बुरा कहेंगे, आपको गाली भी पड़ती है, तनकीद भी होती है, आपको सब कुछ कहा जाता है, तो आपको आदत पड़ी होती है। फनकार जो होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन पर तनकीद क्या होती है कि आपने ड्रामे में अच्छा काम किया, बुरा काम किया, तो ज़्यादातर उन्हें प्यार मिलता है, उस तरह की तनकीद नहीं मिलती। अक्सर जब फनकार चाहते ना चाहते सियासी मैदान में कूद पड़ते हैं तो जिस तरीके का रिस्पॉन्स, क्योंकि सियासी जो वर्कर होता है, जो मैंने पिछले दिनों आपके सामने वीडियोस रख के ये बात एक्सप्लेन की कि लोग जानबूझकर कोई किसी को तलकीन नहीं करता कि गालियां दें, ये जो लोग नीचे अननोन लोग, नोन लोग दें तो वो गलत है, और जिनको पार्टी किसी तरह से भी एंडोर्स करे वो गाली दे तो वो बहुत गलत है, अननोन दे वो भी गलत है, लेकिन वो मासेज हैं, उन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अननोन जो लोग होते हैं, आम लोग, वो फिर बड़ी रफ बातचीत करते हैं, तो जो आर्टिस्ट हैं उनको उसकी आदत नहीं होती, उनके लिए फिर वो एक बहुत बड़ा धचका होता है। इसीलिए आर्टिस्ट कम्युनिटी में आप कभी भी बात करेंगे तो वो अपनी तकालीफ भी जो हैं वो मीडिया में रखने से
गुरेज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उसके बाद अगर पॉलिटिकल लोग हम पर पिल पड़े तो फिर हमारे हमारे साथ क्या होगा। वही कुछ अब होता हुआ नज़र आ रहा है कि मोमना इकबाल, जिन्होंने मेरा ख्याल रिस्ट्रेन किया, पहले नहीं बताया कि ये उन्हें हरास कर रहे थे, आखिरकार जब बताया तो अब उन पर भरपूर क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब इस स्टोरी को हमने मजीद डिग आउट किया, हमारे पास ये बहुत देर से इनकी स्टोरी थी, वीडियोस थी, लेकिन हमने इसे कवर नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था कि एक किसी शख्स की पर्सनल स्टोरी थी तो एक क्राइम, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हमें पर्सनलाइज, कोई एजेंडा ड्रिवन तो हम हैं नहीं कि किसी एक शख्स के ऊपर ये स्टोरी करें। लेकिन हमारे पास बहुत देर से ये वीडियो पड़ी थी साकिब चद्दड़ साहब की, जो हरासमेंट कर रहे हैं मोमना इकबाल की। तो आपको पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि साकिब चद्दड़ कौन है। इस वक्त वो MPA हैं, नून लीग के हैं, मरियम नवाज़ के बहुत करीब हैं और फनकार हैं। वो फनकार नॉट इन अ करेक्ट वे, इन अ रॉन्ग वे, मीन नेगेटिव फनकार हैं। जब इलेक्शन हो रहा था तो इन्होंने इमरान खान का नाम बेचा और कहा कि मैं आज़ाद उम्मीदवार हूं, मैं जीत के इमरान खान के साथ जाऊंगा और मुझे वोट कीजिए। जाहिर है ये पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स के भी नुमाइंदा थे, इसीलिए इन्हें जीतने दिया गया और फॉर्म 47 इनको दे दिया गया। ये फॉर्म 47 पर जीत के असेंबली में पहुंच गए। वोट ये इमरान खान का नाम लेकर मांगते रहे। जैसे ही ये जीत गए, फॉर्म 47 इनको दे दिया गया, तो ये जाकर शामिल हो गए मुस्लिम लीग नवाज के अंदर। तो एक तो ये कौन मैन है, इस हिसाब से कि आप समझ लीजिए कि नाम इमरान खान का, वोट लिए और फिर नून लीग में शामिल हो गए। चलें, ये तो एक अमूमी तौर पर सियासत के अंदर इस तरह का कारनामे तो और भी कई लोगों ने किए हैं, लेकिन इनका एक और ऐसा कारनामा है जो इनको मरियम नवाज साहबा के हम पल्ला लेके जाता है, वो है गुर्दा स्कैंडल। जी हाँ, इनके एक कज़न डॉक्टर फवाद, जो इनके गालिबन सगे चचा के बेटे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया गए कहीं पर। अब ये नहीं पता कि वहाँ पर वो डॉक्टर हैं या क्या करते हैं, लेकिन बहरहाल वो ऑस्ट्रेलिया गए और उन्होंने और इन्होंने मिलके एक ऐसा इनोवेटिव किस्म का बिजनेस आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया जिससे ये कखपति से करोड़पति बन गए। मीन रातों रात इतना पैसा आया कि अब इनको भी समझ नहीं कि उसको इन्होंने ऑब्जॉर्ब कैसे करना है। वो जो इनको स्टीम चढ़ती है, भाप चढ़ती है, इनको खुमार चढ़ता है पैसे का, उससे ये बेचारे अब अपनी लीग से बाहर निकल के मोमना इकबाल हों या कोई और लोग हों, उन तक ये जब पहुंचते हैं तो क्योंकि ग्रूमिंग नहीं है और फटी पड़े हैं, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहिए कि पैसा इतना आ गया कि उसमें फट पड़े। तो वो इनोवेटिव बिजनेस क्या था? बिजनेस ये था कि बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग जिन्होंने गुर्दे की पैबंदकारी करवानी है, उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाना है गुर्दा, और उनके पास वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल हैं वहाँ पर गुर्दे उतनी आसानी से मुयस्सर नहीं हैं। तो फवाद साहब ने मिलके एक रैकेट शुरू किया, एक सागा शुरू किया साकिब चद्दड़ साहब के साथ, और इन्होंने गरीब लोग, इनका जो इलाका है वो बहुत ही गरीब लोग हैं वहाँ पर, बहुत ही, वो आप ये कहिए कि बैकवर्ड एरिया अभी तक तरक्की के लिहाज से। वहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के चंद इलाके ऐसे जहाँ पर, जैसे साउथ पंजाब के बहुत सारे इलाकों में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। ये सेंट्रल पंजाब इसे कह लें या टूवर्ड्स द साउथ पंजाब कह लें, जंग का ऊपर वाला एरिया, यहाँ भी गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो इस इलाके में इन्होंने लोगों को, साकिब चद्दड़ साहब ने लोगों को घेरा कि आप गुर्दा बेचें, आपको इतने पैसे देंगे। फवाद साहब जो हैं उन्होंने लोगों को लेकर आए बाहर से, जो डॉक्टर फवाद थे, डॉक्टर हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, बहरहाल डॉक्टर फवाद उन्हें कहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से उन ऑस्ट्रेलवी गोरियों को वहाँ से लेकर आए और यहाँ पर एक डॉक्टर अल्तमश थे जो एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते थे, और एक और डॉक्टर साहब थे, वो इनके साथ मिलके, ये डॉक्टर साकिब, डॉक्टर फवाद, डॉक्टर अल्तमश, ये मिलके, और डॉक्टर सनाउल्ला भी सर्जरी करते थे। सनाउल्ला यहाँ होते थे गालिबन पाकिस्तान में, फवाद वहाँ से घेर के बेचते थे, अल्तमश यहाँ पर एनेस्थीसिया देते थे, और साकिब चद्दड़ साहब का काम था लोगों को पकड़ के लाना जिन्होंने गुर्दे बेचने थे या जिनसे गुर्दे खरीदने थे। गरीब लोग उनको ये कहते थे कि एक गुर्दे पे तुम जिंदा रह लोगे, वैसे भी तुम्हारी कौन सी ज़िंदगी है, गुर्दे के साथ तो कोई मसला ही नहीं होना, तुम्हें 5 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, 4 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, मुझे नहीं पता क्या सौदा इनका होता था, लेकिन ये लोगों को पकड़ पकड़ कर लाते थे। फिर लोग शायद मरना शुरू हुए या बहुत शदीद बीमार होना शुरू हुए, ये कंप्लेन होना शुरू हुई, FIA के पास केस गया। FIA ने, अब से कई साल पहले की बात है, आपके सामने वीडियो भी रखते हैं, FIA ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये तो पूरा एक रैकेट, ये एक पूरा माफिया काम कर रहा है जो बाहर से लोगों को लाता है, एक एक केस के अंदर करोड़ों रुपए कमाते हैं, और यहाँ कौड़ियों के भाव उनका गुर्दा खरीद के लोकल किस्म की ही जगह पर उनका ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो ये सारा कुछ हो रहा था, या मुझे ये नहीं पता कि ट्रांसप्लांट ये यहाँ करते थे या ट्रांसप्लांट ऑस्ट्रेलिया में होता था, यहाँ से सिर्फ गुर्दा ले जाके वहाँ पर लेके जाते थे। मैं फिजिशियन नहीं हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आपके सामने वो वीडियो रख देते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये साहब क्या करते थे। सुनिए।
साकिब साहब आप हैं? जी साकिब में। डॉक्टर हैं आप? नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, क्या करते हैं आप? मैं जिम्मेदार हूँ। कहाँ पे? चिन्योट। चिन्योट में। जी। इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा कब से कर रहे हैं? मैम डॉक्टर फवाद और डॉक्टर सनाउल्ला करते हैं। क्या ताल्लुक है उनके साथ आपका? डॉक्टर फवाद मेरा कजन है। आपके कजन है वो? जी। वो तो कहते हैं मैं जानते ही नहीं साकिब को। कजन है। तो वो तो आपको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। नहीं, रिश्ते कैसे नहीं पहचाने जाते। और अल्तमश अल्तमश से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कब से जानते हैं इन दोनों को? 2 महीने हो गए। 2 महीने से? जी अल्तमश को। और डॉक्टर फवाद तो आपके डॉक्टर कजन फवाद है, मेरा जाहिर cousin है। है। जी। लेकिन ये किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा इनके साथ कब से कर रहे हैं आप? मैं तो 2013 तक से इनके साथ हूँ। 2013 से आप इनके साथ जी। हैं। कितने अब तक हो चुके हैं ट्रांसप्लांट? जहाँ तक मेरा आइडिया है 15 से 18 तक हो चुके हैं। 15 से 18। जी। कहाँ कहाँ से लोग आते थे? ये ओमान और जॉर्डन से। जॉर्डन और ओमान से। तो अरेंज कौन करता था? डॉक्टर फवाद करता था सारा। सुन ली आपने। तो ये न्यू टीवी की ये खबर थी जो हमने आपके सामने रखी, क्रेडिट उन्हीं का है। न्यू टीवी ने ये स्टोरी अनर्थ की थी और उसके साथ लाहौर रंग और दूसरे टीवी चैनल्स ने भी इसके ऊपर काम किया था। दुनिया टीवी ने भी, कई टेलीविजन्स ने इसके ऊपर स्टोरीज रन की थी। अब इसमें क्लियर है कि ये कह रहे हैं कि मैं करता था बिल्कुल गुर्दों का काम, फवाद मेरा कज़न है, चचा का बेटा है। मुझे ये कहते हैं पहले 20,000 मिलता था, फिर 50,000, जो कि झूठ है। ज़ाहिर है इन्होंने करोड़ों रुपया उसमें से कमाया। बाकी तो ये बिल्कुल भी कहीं पर भी स्टैनफोर्ड जाकर नहीं पड़े जो रातों रात इनके पास बड़े टायरों वाली गाड़ियाँ आ गई। मैं इनके इलाके में लैंड क्रूज़र वगैरह को बड़े टायरों वाली गाड़ी कहा जाता है। तो इनके पास गाड़ियाँ आ गई, अब प्रोटोकॉल मरियम साहबा ने दे दिया, तो ये सब कुछ चल रहा है। अब एक तरफ मरियम साहबा कहती हैं कि औरतों का बहुत एहतराम है और रेड लाइन है, और दूसरी तरफ उनका अपना ऑफिस इन्वॉल्व है मोमिना इकबाल की हरासमेंट के अंदर, जो हरासर है उसको प्रोटेक्शन देने में। तो दिस इज़ समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट जो आपके सामने रखना था। ये एक पूरे का पूरा केस है, केस स्टडी है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर आप गौर कीजिए कि जब आप इस तरह के अनासर को सियासत में आने देते हैं, फिर उन्हें फलने फूलने देते हैं, फिर आप उन्हें प्रोटोकॉल देते हैं, तो फिर वो आगे भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके सामने रखनी है, वो है वजारत इंफॉर्मेशन ने तकरीबन 9 अरब रुपया, 9.5 अरब इश्तिहारात में दे दिया है। इस खबर को मैं वीलॉग के आखिर पर जाकर आपके सामने रखूंगा, क्योंकि इसके साथ वो खबर भी है जो बड़ी गलीज किस्म का, जिसके अंदर कंटेंट होगा, माजरत के साथ वो आपके सामने रखना पड़ेगा। तो ये दोनों खबरें इकट्ठी करेंगे वहाँ पर। अब ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खबर ले लें, जहाँ पर सुबह हमने आपके सामने खबर रखी थी, अब मज़ीद इन्फॉर्मेशन आ गई है। वहाँ पर सलमान अकरम राजा और मौजूदा जो चीफ नॉन जस्टिस हैं, या जो भी आपने उनको कहना है, डोगर साहब, उनका मुकालमा हुआ। मुकालमा यही था कि सलमान सफदर अब नहीं है तो आप नया वकील करें। उन्होंने कहा कहाँ से करें, आप तो साइन ही नहीं करवा के देते। उन्होंने कहा मेरा कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा फिर आपका लेना देना नहीं तो नया वकील कैसे होगा? जिस पर उन्होंने ये बयान दिया कि ओके मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा, लेकिन आप वकालतनामा, फिर मतलब मुलाकात नहीं, मैं आपका वकालतनामा साइन करवा दूंगा, आप वकील ढूंढें। मतलब वो बहुत जल्दी में हैं कि वकील नया करके खड़ा करें और हम इस मुकदमे को फारिग करें। आज बहनें भी वहाँ गईं, पार्टी के अकाबरीन भी गए, वहाँ पर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगे अदालत के अंदर थोड़ी देर, लेकिन कोई ख़ास सुनवाई नहीं हुई। और अब ये कह दिया अदालत ने कि आपके पास आखिरी मौका है, अगर आप वकील बदल लेंगे तो हम आपको वकालतनामा साइन करवा देंगे। मुझे लगता है कि इस बार ये वकालतनामा आपको साइन भी करवा देंगे। वजह क्या है? क्योंकि अब ये इस केस को इमरान खान के खिलाफ उसका फैसला देना चाहते हैं, तो इसलिए पहले अगर नहीं भी साइन करवा के दे रहे थे, क्योंकि अब इनका अपना मकसद इसमें इन्वॉल्व है, तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये इसमें साइन करवा देंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, अगली बात जो आपके सामने रखनी है वो आज ही की खबर है, और वो है कि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याया अफरीदी के साथ उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने उनके सामने बताया कि ना मुलाकात करवा रहे इमरान खान साहब की, ना बुशा बीबी की, ना साइन करवा के दे रहे हैं वकालतनामों पर, और ना ही हमारा कोई केस टेकअप हो रहा है। जिस पर याया अफरीदी साहब ने उनसे वादा किया है कि ईद के बाद, जो बड़ी ईद अभी है, इसके बाद फौरी तौर पर आपके केसेस जो हैं वो हम लगा देंगे सुनने के लिए। तो सलमान अकरम राजा साहब ने आज ये बात शेयर की है कि ये बहुत ही उम्दा बात है, एक अच्छी डेवलपमेंट है। आगे बढ़ते हैं, कल मैं मजाक उड़ा रहा था, कई दफ़ा कहते हैं ना कि किसी की तरफ उंगली ना करो 3 उंगलियां अपनी तरफ हो जाती हैं। आज वही सूरत हाल बनी है। मैंने जमात इस्लामी की तरफ उंगली की थी, 3 उंगलियां अपनी तरफ हो गई। और ख़बर मेरे पास अब ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की महकूम आवाम के लिए एक कोशिश, 22 मई बरोज़ जुमा 2026 मुल्क गिर एहतजाज महंगाई के हवाले से। तो मैं तो जमात इस्लामी का मजाक उड़ा रहा था कि उन्होंने ईद का भी इंतज़ार नहीं किया और 22 मई को ही एहतजाज रख दिया, और मैं ये कह रहा था कि ये उनसे एहतजाज जर्नैल करवा रहे हैं।
और मैं ये कह रहा था कि जर्नैल उनसे ये इसलिए एहतजाज करवा रहे हैं कि ज़रा प्रेशर पड़े और 28वीं आईनी तरमीम में जो रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, वो उन्हें मिले पीपल्स पार्टी की किटी से, कुछ न कुछ नून लीग से, और वो अपनी जो पहले मेरे पास फिगर्स नहीं थी, ये एक कमेंट भी है, आपके सामने रखते हैं हमारे, क्योंकि सुनने वाले भी पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े दूरंदेश लोग हैं, इसीलिए मैं आपके कमेंट्स हर रोज़ पढ़ता हूँ। यकीन कीजिए मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटा कम से कम आपके कमेंट्स पढ़ने को दूँ, क्योंकि उससे मुझे समझ आती है कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, और जो आपके ऐसे कमेंट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ डाटा होता है, कोई सजेशन होती है, कोई काम की बात होती है, वो वाकई मेरी बहुत रहनुमाई करते हैं। जैसे मेरे पास फिगर नहीं थी कि एग्जैक्टली जो हमारे रिटायर्ड फौजी अफसरान और एहलकार हैं उनकी पेंशन कितनी है। ट्वीट में बताया गया है कि 700 अरब की ओवरऑल 1 ट्रिलियन की तकरीबन जो पेंशन्स हैं उनका बिल है, जिसमें से 700 अरब फौजी साइड का है। मतलब कि जो दिफा के आपने बजट में से, दिफा का बजट ओवरऑल मेरा ख्याल को 3000 अरब का है या 2600-2800 अरब का है, उसमें से आप गौर कर लीजिए कि अगर 700 अरब सिर्फ पेंशन के और डाल दें तो वो किधर चला जाता है। वो तकरीबन फिर 3700 अरब के करीब दफा का आपका बजट चला जाएगा। और अगर 700 आप निकाल दें उसमें से और किसी और के खाते में डाल दें, जैसे कि इस वक्त सिविलियंस के खाते में डला हुआ है, तो फिर जाहिर है दिफा का बजट दिखने में आपको 2800-3000 अरब है, लेकिन असल में वो 3700 अरब आपका जो है 3700 बिलियन जो है वो उसका आपका खर्च है। अब ज़रा वापस आते हैं इस बात पे। अब बात यह है कि 300 अरब सिविलियन सेक्टर की पेंशन है और 700 अरब जो है इसी कमेंट के मुताबिक वो फौजी सेक्टर की जो पेंशन है। अब फौजी सेक्टर भी 70% जो है वो भी सिविलियन सेक्टर में डाल दिया हुआ है, वो भी बोझ आपने उठाना है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अब रुपया चाहिए, 28वीं आईनी तरमीम जो है वो आए या उसके बगैर आप रुपया दें, उसके लिए सारी काविश है। तो मैंने ये क्रिटिसिज्म कर दिया था कि ये जर्नैल करवा रहे हैं ताकि ये पैसा जो है वो हासिल करने में वो कामयाब हो जाएं पीपल्स पार्टी और नून लीग से। अब मुझे नहीं पता किस मुंह से मैंने यही वाला क्रिटिसिज्म तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान पर करना है या नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर है मैं ना ही करूं तो बेहतर है, करूंगा तो फिर मेरी जान बख्शी नहीं होगी। क्योंकि मैंने ये देखा है, खुद भी मुशाहदा किया है कि जो लोग जर्नल्स के बहुत करीब हैं वो इसमें बड़ी काविश डाल रहे हैं। 22 तारीख के जो एहतजाज के बारे में ऐलान शलान बड़ी तगोदौ के साथ कर रहे हैं। भला करे कि इसमें से कुछ शर की बजाय कुछ खैर निकलता मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर जमात इस्लामी को जर्नल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐन उस दिन अगर किसी और का प्रोटेस्ट होगा तो फिर मेरी 2 नंबरी होगी अगर मैं आपके सामने उसको कवर अप करूं और कहूं नहीं वो वाला प्रोटेस्ट हलाल है, ये वाला प्रोटेस्ट जो है वो हराम है। तो अगर तो ये प्रोटेस्ट वाकई गरीबों के लिए करे, जमात इस्लामी करे या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान करे तो बहुत उम्दा बात, लेकिन अगर जर्नैलों के मकासद को पूरा करने के लिए करे तो बदतरीन मजम्मत है हमारी तरफ से। और इस बदतरीन टाइमिंग के ऊपर ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात उठते हैं। आपकी मज़ीद मुझे रहनुमाई चाहिए होगी, ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं। ये जो ईद से 3 दिन पहले अचानक से सबको प्रोटेस्ट याद आ गया, अचानक से जलथल हो गई है, ये सारे का सारा जंगल हरा हो गया एकदम से, तो ये क्या माजरा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ज़रूर रहनुमाई कीजिए। ये जो कमेंट लिखा था हमारे दोस्त ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी वजह से हमें रहनुमाई मिली कि एग्जैक्टली कितना वज़न है पेंशन का जो उठाना पड़ रहा है। आज स्पीड ज़रा ज़्यादा है क्योंकि मैं स्लो रहता हूँ, ख़बरें कम कवर होती हैं, जिसके लिए मैंने आज कोशिश की कि हम इसका पेस थोड़ा तेज़ रखें। अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि ऐसे अकाउंट्स जिनके बारे में तासुर है कि पाकिस्तानी फ़ौज उनको बैक करती है या उनके एहलकारों के वो अकाउंट हैं, ये तासुर है उनके बारे में, जैसा कि एक मारखोर नामी अकाउंट है, वो अब पैसे लगा रहा है। जी हाँ, एड कैंपेन रन कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। किस काम के लिए? वो जनरल सरफराज, जी हाँ, जनरल सरफराज वही थे जो शहीद हुए थे हेलीकॉप्टर क्रैश में और बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल थे। इमरान खान साहब और मैं, हम दोनों उनके घर भी अकेले ही हम गए थे बग़ैर किसी सिक्योरिटी के, क्योंकि उस वक्त जनरल साहब जब शहीद हुए थे तो एक हवा क्रिएट किया गया था कि हम उनकी फातिहा नहीं हमने पढ़ी। हालांकि इनको पता नहीं था कि उनके घर जाकर उनके अहल खाना से मिलके बहुत ही माशाल्लाह उनके बड़े ही अच्छे 2 उनके बच्चे थे जिनसे हमारी मुलाकात हुई, उनकी बेवा से, उनके घर वालों से, बहुत अच्छी फैमिली। अल्लाह उन लोगों को हिम्मत दे जनरल साहब का जो उन्हें दुख पहुंचा था उसको बर्दाश्त करने का। बहरहाल जनरल साहब हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर शहीद हुए थे कोयटा के अंदर। कोई उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने नहीं आई कि कैसे हुए, क्यों हुए, क्या हुआ। बहरहाल इमरान खान साहब तशरीफ़ लेकर गए थे, मैं उनके साथ गया था, बहुत ही प्राइवेटली। हम आप ये कहिए कि 1-2 गाड़ियों के अंदर ही हम गए थे, फातिहा पढ़ के आए थे उनके घर पर। और लेकिन उस टाइम ये सारा
दूसरी तरफ जो जर्नैली किस्म का बयानिया बनाया जा रहा था कि इमरान खान साहब ने उनके घर फातिहा नहीं पढ़ी, जो कि झूठ था। मैं खुद उनके साथ गया था। हाँ, ये ज़रूर था कि लो प्रोफाइल रखा था उसको, इसलिए कि एक फौतगी वाले घर जा रहे थे, वहाँ पर पूरी आबोताब के साथ जाना, मतलब सारे सियासी धूम धड़के के साथ जाना, वो मुनासिब बात खान साहब ने नहीं समझी थी। इसलिए हम बहुत ही खामोशी से लो प्रोफाइल में मैं उनके साथ था सिर्फ़ और सिर्फ, और कोई शख्सियत पॉलिटिकली हमारी तरफ से नहीं थे, और मैं उनके स्टाफ का हिस्सा था तो मैं उनके साथ था, वरना शायद मैं भी ना होता। तो हम गए थे और फातिहा पढ़ के वापस आए थे। आगे बढ़ते हैं ज़रा। तो ये अब ये जो अकाउंट है मारखूर, ये पैसा लगा रहा है, मीन एडवर्टाइजिंग कर रहा है, और एड चलाकर जनरल सरफराज को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सरफराज बुगटी साहब ने एक बयान दिया, जो चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, कि सरफराज बुगटी ने ये सारे शिद्दत पसंदों को जेलों से निकाला था जो अब दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो मतलब जनरल सरफराज को कंट्रोवर्शियल करने के लिए जो मटीरियल इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एयर किया जा रहा है, उसे मारखूर जैसा अकाउंट जो है वो उस पर पीछे से पैसा लगा रहा है। तो इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरी की पूरी सूरत हाल चल क्या रही है। दूसरी तरफ खुशाब से तमाम मुखालिफ उम्मीदवारों को नाअहल करके रिटर्निंग अफसर डीसी खुशाब ने नून लीग के एमपीए अब बन गए वो ज़फ़र अब्बास खान, उनको बिला मुकाबला उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। नून लीग की धमालें, बड़ी कामयाबियां, मतलब सुंजियां हो जान गलियां विच मिर्ज़ा यार फिरे, उन्होंने कोई छोड़ा ही नहीं मैदान में। उन्होंने सारे के सारे जो हैं उनको कर दिया है नाहल, और सिर्फ नून लीग का जो उम्मीदवार है उसे जीता हुआ करार दे दिया। अब ज़रा आखिरी खबर आपके सामने रख दें, और वो खबर ये है कि वजारत इत्तलात ने 9.5 अरब रुपए जो हैं वो दिए हैं इश्तिहारात में। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये किस तरीके से 2-3 साल के अंदर इन्होंने इतना पैसा फेंका है मीडिया के अंदर। दूसरी तरफ मीडिया के सहाफ़ियों को ना कोई तनख्वाह दे रहा है, उन्हें नौकरियों से निकाल रहे हैं। मीडिया वालों की बेशर्मी अपनी जगह देख लीजिए, इनकी बेशर्मी अपनी जगह देख लीजिए कि टैक्स पेयर का पैसा जो है वो इस बुरी तरह से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी स्टोरी आज की ये है जो मैं शुरू करने लगा हूं, अगर आप बच्चों के साथ और फैमिली के साथ हैं तो यहां से आगे वीलॉग को मत देखिए, यहां पर ख़त्म कर दीजिए। अकेले बैठे हैं तो ज़रूर देखिए उस स्टोरी को हम शुरू कर रहे हैं। ये कोई साहब हैं जिनका नाम राजा कबीर है। इनके एजाज़ में आज सरकारी तौर पर एक तकरीब मुनक्कद की गई। हम नहीं कह रहे, वजारत इत्तलात कह रही है, और सरकारी तौर पर इस्लामाबाद के अंदर एक तकरीब की गई। ये साहब सोशल मीडिया के अंदर इनका एक अकाउंट है नून लीग का, और ऐसी ऐसी गालियां देते हैं जो यहाँ से मैं पढ़ के आपके सामने नहीं सुना सकूंगा। आपको अपनी जिम्मेदारी पर खुद ही पढ़नी है। अगर फैमिली और बच्चे साथ नहीं बैठे तो पढ़िए, अगर बैठे हैं तो यहाँ पर वीलॉग बंद कर दीजिए। स्क्रीन पर आपको जो गालियाँ, जो मुगल्लज़ात हैं वो मैं पढ़ नहीं सकता। पहले भी बहुत सारी हमने आपको गालियां भी सुनाई हैं बीप लगा के, लेकिन ये इनका उनसे सबसे ऊपर का मकाम है जिस तरह की ये गालियां देते हैं। तो हम आपको वो लगातार भी दिखा रहे हैं, लेकिन आज वहां पर अता तारड़ ने क्या कहा सुनिए। वो मेरे बड़े भाई राजा कबीर साहब हैं, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी एक तारीख रकम की है। तो जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है यूएन जनरल असेंबली के अंदर लगा, तो ये राजा कबीर साहब ऊपर खड़े होकर लगा रहे थे। मैं बात ये कर रहा था कि मुश्किल दौर में किसी ने कोई अच्छा बोल भी बोला ना तो वो नहीं भूलता, क्योंकि ऐसा वक्त था कि जब लोग आपको देख के रास्ता बदल लेते थे, मगर अल्लाह ताला ने तब भी हौसला दिए रखा। और ये ऐसे साथी थे जो हौसला बढ़ाते भी थे, हौसला बांधते भी थे हमारा। सुन लिया, उन्होंने कहा आपके तो हम एहसान ही नहीं उतार सकते जो कुछ आपने हमारे लिए किया है। अब इन्होंने क्या किया है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। वो जो गालियां हैं मेरा ख्याल आप पढ़ के भी नहीं समझ सकेंगे, वो इस कदर गलीज गालियां हैं कि आप पढ़ के भी नहीं समझ सकेंगे। और नून लीग की सारी टॉप से लेकर नीचे तक लीडरशिप जो है वो इनसे मुलाकात करती है, इनको इंडोर्स करती है। आज राना मशहूद और साथ अता तारड़ दोनों ने ऑफिशियली इनके लिए डिनर किया है, सरकारी तौर पर तकरीब की गई है, और उसके अंदर इन्हें खराज तहसीन पेश किया गया है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।